मंच पर रखा ताबूत ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए खामेनेई को 4 महीने बाद आखिरकार अंतिम विदाई दी जा रही है। ये महज एक जनाजा नहीं है, बल्कि ईरान की जिद और उसकी ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन होगा। तेहरान की सड़कें पुलिस बैरिकेड, सेना की गाड़ियों और खामेनेई की तस्वीरों से पटी पड़ी हैं। सड़कों पर छोटे छोटे समूह में लोग झंडे लेकर जमा हो रहे हैं। आंखों में आंसू और हाथों में अली खामेनेई और मुश्तबा खामेनेई की तस्वीरें हैं। लेकिन इस विदाई के साथ कई सवाल भी जुड़ गए हैं। क्या मुहर्रम के महीने में होने वाला ये आयोजन शांतिपूर्ण रहेगा? क्या इजराइल को ईरान की वार्निंग उसे जुलूस पर हमला न करने से रोक पाएंगी? ईरान इतने बड़े कार्यक्रम से आखिर क्या मैसेज देना चाह रहा है? नमस्ते, मेरा नाम है निकिता अग्रवाल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए खामेनेई और उनके परिवार को 4 महीने बाद अंतिम विदाई दी जा रही है। दुनिया की 2 सबसे बड़े ताकतवर सेनाओं से 38 दिन लंबा युद्ध लड़ने और दशकों से आर्थिक मुश्किलों का सामना करने के बावजूद ईरान खामेनेई के अंतिम संस्कार को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 2 जुलाई को खामेनेई का ताबूत उसी जगह ले जाया गया जहां 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में उनकी मौत हुई थी। विदाई समारोह से पहले उनके ताबूत पर मशहद की इमाम रजा दरगाह का लाल झंडा रखा गया। ये शिया परंपरा में शहादत, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। पिछले 4 महीने से खामेनेई के शव को फॉरेंसिक मॉर्चरी के ठंडे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। इस्लाम में शव की केमिकल से प्रिजर्व करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए अधिकारियों ने सिर्फ कम तापमान का सहारा लेकर पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा। शिया इस्लामी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि युद्ध जैसा असाधारण हालात होने पर दफन में देरी हो सकती है और शव को ठंडे तापमान में रखा जा सकता है। इसी आधार पर धार्मिक मंजूरी ली गई थी। इसी हमले में मारे गए खामेनेई के परिवार के बाकी सदस्यों के शव भी वहीं सुरक्षित रखे गए थे। इस पूरे अंतिम संस्कार में सिर्फ रस्में ही नहीं, तारीखों का भी खास मतलब निकाला जा रहा है। योजना के मुताबिक खामेनेई का पार्थिव शरीर 4 जुलाई को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसी दिन अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं सालगिरह मना रहा होगा। अंतिम संस्कार का एक और अहम दिन शिया मुसलमानों के एक बड़े धार्मिक शोक दिवस के साथ पड़ रहा है। इसके अलावा पूरा कार्यक्रम मुहर्रम के महीने में हो रहा है। शिया मुसलमानों के लिए मुहर्रम गम और शहादत का महीना होता है। इसी महीने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। आयतुल्ला अली खामेनेई भी अपने परिवार का संबंध इमाम हुसैन के वंश से बताते हैं। खामेनेई का जनाजा 7 दिनों में 2 देशों के 5 शहरों से गुजरेगा। नक्शा देखिए। जनाजे की शुरुआत तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद से होगी। इसके बाद ये ईरान के कुम शहर होते हुए इराक जाएगा। इराक के नजफ और करबाला शहर में लोग खामेनेई को श्रद्धांजलि देंगे। आखिर में जनाजा ईरान के मशहद शहर पहुंचेगा। अब किस दिन क्या होगा ये भी एक एक करके देख लेते हैं। 3 जुलाई से तेहरान में अंतिम संस्कार की रस्में शुरू होंगी। इस मौके पर दुनिया भर से नेता, धार्मिक विद्वान और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। 4 और 5 जुलाई को आम लोगों के लिए अंतिम दर्शन का मौका होगा। खामेनेई का पार्थिव शरीर और उनके परिवार के उन सदस्यों के ताबूत जो जंग में मारे गए, उन्हें तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में रखा जाएगा। ये देश के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है, जहां लाखों लोग के जुटने की व्यवस्था की गई है। 6 जुलाई को तेहरान में खामेनेई का जनाजा निकलेगा। बताया जा रहा है कि ये जुलूस 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर के पूर्वी छोर से पश्चिमी हिस्से तक जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को कुम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई को वह धार्मिक रस्में पूरी की जाएंगी। फिर आता है इस पूरे कार्यक्रम का सबसे अनोखा हिस्सा। 8 जुलाई को खामेनेई का ताबूत ईरान की सीमा पार करके इराक ले जाया जाएगा। वहां नजफ और करबाला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। ये दोनों शहर दुनिया भर के शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में माने जाते हैं। यहीं इमाम अली और इमाम हुसैन की मज़ारें हैं।
पहले बगदाद में भी एक कार्यक्रम होना था, लेकिन बाद में समय की कमी की वजह से उसे हटा दिया गया। आखिर में 9 जुलाई को जनाजा ईरान के मशहद शहर पहुंचेगा, जो खामेनी का जन्म स्थान भी है। यहीं 8वें इमाम रजा की दरगाह में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये शिया इस्लाम के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो खामेनी के जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। ईरान आयोजकों का दावा है कि ये संख्या 3.5 करोड़ तक भी जा सकती है। कार्यक्रम जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। जुलाई के तेज गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए तेहरान के मुख्य सभा स्थल पर पानी के हजारों स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। श्रद्धांजलि देने आने वाले लोगों के लिए 16 मोबाइल बेकरी तैनात की गई हैं, जिनका लक्ष्य 5 करोड़ रोटियां तैयार करना होगा। तेहरान में 700 से ज्यादा पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जनाजा जिस रास्ते से जाएगा, वहां प्राइवेट व्हीकल्स के आने पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह तेहरान के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट मिशन होगा। तेहरान के दोनों एयरपोर्ट्स भी कार्यक्रम के अहम दिनों में बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, जिन शहरों से खामेनी का पार्थिव शरीर गुजरेगा, वह राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 5000 मस्जिदों और 700 स्कूलों को तैयार किया गया है। इसके अलावा स्टेडियम, पार्क और सांस्कृतिक केंद्र भी खोले जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपने घर में ठहराएं और उनको रुकने की जगह दें। भीड़ को इंटरनेट की सुविधा देने के लिए 10 जगहों पर मुफ्त फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सिर्फ इमारतों और सुविधाओं की तैयारी नहीं है। इस पूरे आयोजन के लिए सरकारी कर्मचारी, यूनिवर्सिटीज के स्टाफ, मजदूर संगठन, बसीज पैरामिलिट्री फोर्स, सैनिक और राहत कर्मी, सभी को किसी न किसी तौर पर इस आयोजन में लगाया गया है। ईरान में इससे पहले 2 बार इतने बड़े स्तर पर जनाजे और शोक समारोह रखे गए थे, लेकिन दोनों ही बार हालात बिगड़ गए थे। 1989 में इस्लामिक क्रांति के लीडर रहे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि पूरा कार्यक्रम बेकाबू हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग उनके कफन तक को छूने और पकड़ने लगे थे। आखिरकार उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी। फिर 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार के दौरान भगदड़ मच गई थी। इसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। अब आयतुल्लाह अली खामेनी का पार्थिव शरीर भी उसी तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां 37 साल पहले खुमैनी के अंतिम संस्कार में हालात बेकाबू हो गए थे। यानी ईरानी प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि उसे इतिहास दोहराने से हर हाल में बचना है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे कार्यक्रम के लिए ईरानी रेड क्रिसेंट ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। संस्था ने 2500 एम्बुलेंस, 21 हेलीकॉप्टर और 100 ड्रोन्स तैनात किए हैं। इसके साथ ही हजारों राहत कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा 5 लाख लीटर आईवी ड्रिप का भंडार तैयार रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए 20,000 कक्षाओं का अस्थायी व्यवस्था के तौर पर तैयार की गई है। लेकिन चिंता सिर्फ भीड़ को संभालने की नहीं है, सुरक्षा का सैन्य पहलू भी उतना ही अहम है। ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी तरह का हमला न किया जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर ईरान के शीर्ष नेतृत्व को किसी भी तरह का खतरा पहुंचने की कोशिश की गई तो तेहरान तुरंत और बेहद कड़ा जवाब देगा। वहीं ईरानी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को भी चेतावनी दी है कि वो उन समुद्री रास्तों से दूर रहें जिन्हें ईरान ने आधिकारिक तौर पर सुरक्षित घोषित नहीं किया है। ईरान की मोहम्मद रसूलुल्लाह कोर के कमांडर हसन हसनजादे ने बताया कि खामेनी का ताबूत एक ऊंचे मंच पर रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें आखिरी बार आसानी से देख सके। भीड़ को संभालने के लिए ऐसा इंतजाम किया गया है कि हर व्यक्ति 15 से 20 मिनट के भीतर अंदर जाकर श्रद्धांजलि देकर बाहर निकल जाए। इसके बाद ईरान के सबसे अहम शिया धार्मिक स्थलों में से एक जमकारान मस्जिद में एक बड़े शिया धर्मगुरु जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। पूरे देश में 40 दिनों तक शोक मनाया जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम उनकी पहली बरसी तक अलग अलग जगहों पर चलते रहेंगे। अब सवाल है कि कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा। ईरान से आ रही खबरों की माने तो खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए 30 देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। भारत से उप विदेश मंत्री पवित्रा मार्गरीटा, बिहार के गवर्नर सैयद अली हसनैन, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद,
सांसद पवन खेरा और पीडीपी पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल होंगी। इनके अलावा ताजिकिस्तान से राष्ट्रपति इमोमाली रहमान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भी खामेनेई को श्रद्धांजलि देंगे। चीनी नेता हे वी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आर्मेनिया से प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान, जॉर्जिया के राष्ट्रपति और तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट भी खामेनेई के विदाई समारोह में पहुंचेंगे। लेकिन जहां खामेनेई को विदाई देने के लिए विदेशी नेताओं की कतार लग रही है, वहीं उनके अपने बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई इसमें शामिल नहीं होंगे। भारत में मौजूद उनके प्रतिनिधि ने 2 जुलाई को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इजराइल की तरफ से लगातार मुश्तबा खामेनेई की हत्या की धमकी दी जा रही है, लिहाजा सुरक्षा कारणों से मुश्तबा ने अंतिम संस्कार में न जाने का फैसला किया है। ईरान की चिंता वाजिब भी है। भले ही जंग रुकी हुई हो और शांति समझौते पर बातचीत भी चल रही हो, लेकिन इजराइल के मंसूबों का कोई ठिकाना नहीं है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक नई रिपोर्ट इस बात की तस्दीक भी करती है। रिपोर्ट की माने तो इजराइल उस वक्त भी ईरानी लीडरशिप की हत्या करना चाह रहा था जब वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, खासकर उन 2 लीडर्स की जो इस बातचीत में शामिल थे, यानी ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। अधिकारियों का यहाँ तक दावा है कि खुद अमेरिका ने दूसरे देशों के जरिए ईरान तक सूचना भिजवाई कि इजराइल ऐसी प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका को डर था कि गालिबाफ और अरागची की हत्या से ईरान के साथ चल रही बातचीत रुक जाएगी। यूएस ऑफिशियल्स ने बताया था कि इजराइल ने तो गालिबाफ को उसी समय मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी जब वो अप्रैल में पहली बार अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत के लिए इस्लामाबाद गए थे। गालिबाफ की सुरक्षा के लिए ईरान ने पाकिस्तान और कतर के जरिए अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी मांगी थी। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने ईरानी डेलीगेशन को एस्कॉर्ट भी किया था, लेकिन इस्लामाबाद से वापस लौटते समय गालिबाफ की सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा पैदा हो गया था। ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज को इंटेल मिला था कि वापसी के समय इजराइल गालिबाफ के प्लेन पर हमला कर सकता है। यह भी सूचना मिली थी कि 2 इजरायली फाइटर जेट्स इराक की तरफ से ईरानी एयरबेस में घुस आए हैं। सूचना मिलते ही गालिबाफ की प्लेन की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिर जमीन के रास्ते गालिबाफ को आगे तेहरान तक ले जाया गया। यानी अमेरिका के साथ बातचीत के तुरंत बाद ही इजराइल ने गालिबाफ को मारने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि ईरान गालिबाफ और अरागची को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा। जाहिर है कि ईरान यही सुरक्षा खामेनेई की अंतिम विदाई में भी बनाए रखना चाहेगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स के बाहर एक शख्स ने खुद को आग लगा दी। आग में झुलसने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक एक तिब्बती एक्टिविस्ट है और तिब्बत पर चीन के कब्जे के विरोध में ये कदम उठाया। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर शख्स की पहचान नहीं की है, लेकिन तिब्बती मूल के लोगों ने बताया कि उसका नाम लोबगा रंगजेन है और वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता था। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक लोबगा रंगजेन ने फेसबुक लाइव पर आकर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान वो लोगों से तिब्बत की आज़ादी के लिए मिलकर काम करने की अपील कर रहा था। घटना के बाद आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक शख्स बुरी तरह झुलस चुका था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। माना जा रहा है कि शख्स चीन के नए एथनिसिटी कानून को लेकर आहत था। इस कानून में चीन के अलग अलग जातियों को एक राष्ट्रीय पहचान देने की बात की गई है। चीन की सरकार इसे राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है कि इससे अन्य एथनिसिटी के लोगों की सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। तिब्बत की निर्वासित सरकार ने भी लोबगा रंगजेन की मौत पर दुख जताया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए अवार्ड को लेकर चल रहे विवाद पर अब सेशल्स सरकार ने सफाई दी है। सेशल्स के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अवार्ड के सर्टिफिकेट की जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, वो ड्राफ्ट लेआउट था और पब्लिकली जारी करने के लिए नहीं था। सेशल्स सरकार ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि सर्टिफिकेट सार्वजनिक कैसे हुआ। इस बात की जांच की जा रही है। असल में 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स यात्रा के दौरान उन्हें गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम का अवार्ड दिया गया था। सेशल्स सरकार ने इसे देश का हाईएस्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड बताया था, लेकिन इस अवार्ड को लेकर विवाद शुरू हो गया। अवार्ड के साथ जो सर्टिफिकेट की तस्वीरें जारी की गईं, उसमें कई गलतियां थीं। सेशल्स और रिपब्लिक जैसे शब्दों की स्पेलिंग गलत थी।
इसके बाद भारत की विपक्षी पार्टियां समेत सोशल मीडिया पर लोग अवार्ड की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाने लगे। दावा किया गया कि ये एक नकली अवार्ड है जिसे 4 दिन पहले ही शुरू किया गया था। सेशल्स सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, कहा है कि अवार्ड पूरी तरह से ऑथेंटिक है। पीएम मोदी की लीडरशिप, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और छोटे द्वीपों वाले विकासशील देशों के सहयोग के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगली खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में एक बस खाई में गिर गई। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 40 लोगों की मौत हो गई, वहीं लगभग 8 लोग घायल हैं। बस बलूचिस्तान से पेशावर की ओर जा रही थी। आशंका है कि पहाड़ी इलाके में बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद एक मुश्किल मोड़ पर बस फिसल गई और खाई में जा गिरी। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लंदन टॉक।